फ्रेंड्स, 8th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए ये पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपको चैप्टर को अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है। ये चैप्टर लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस चैप्टर में बताया गया है कि समाज में कितने ही गुनाह हो रहे हैं, जैसे ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार वगैरह। इस तरह से कई बुरे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये देखकर निराश नहीं होना है। क्या हमें ये देखकर निराश होना चाहिए? नहीं, हमें ये देखकर निराश नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए कि कभी ना कभी तो समाज में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आएगा, और ये धीरे धीरे ये परिवर्तन हो भी रहे हैं। तो इसी विश्वास के साथ हमें निराश नहीं होना है। देखिए, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, समझना। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब समझ में आ गया कि द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि आज हमारे सामाजिक जीवन में इतने दोष दिखाई देते हैं कि मन में घोर निराशा भर जाती है। समाचार जहाँ देखो वहीं समाचार पत्रों में नित्य प्रतिदिन चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि खबरें सुनाई देती हैं। तो हर व्यक्ति के मन में संदेह बैठ गया है, संदेह होने लगा है कि ये व्यक्ति क्या ये व्यक्ति ईमानदार हो सकता है? क्या ये व्यक्ति अपने पद पर ईमानदारी के साथ काम कर सकता है? तो हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। समझ में आ गया? अगर इस तरह की बातें हो रही है, मतलब अगर ऐसा हमें लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति कर्मठ नहीं है या गुणी नहीं है, तब तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये चिंता का विषय है कि समाज में चारों तरफ ये स्थिति कैसे हो रही है। तो हमें समाज में व्याप्त इस स्थिति को देखकर क्या होना चाहिए? विचारशील बनना चाहिए। चलिए आगे देखिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? गहर में मतलब गड्ढा या पतन, मतलब किस पतन में डूब गया, मतलब नीचे गिर गया है। मतलब उनकी स्थिति कैसी हो गई है? निम्न हो गई है, डाउन हो गई है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मतलब मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब ये हमारा जो भारत है वो कैसा है? बड़े बड़े विद्वानों के सपनों का भारत है जो हमेशा रहेगा। आगे देखिए। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू मतलब डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कवि कि आजकल ईमानदार और सीधे आदमी क्या है? कष्ट पा रहे हैं। मतलब जो भोले भाले लोग होते हैं, सीधे लोग होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? कष्ट पा रहे हैं। और जो धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, वो हर तरह का लाभ उठा रहे हैं।
ठीक है, आगे देखिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेता है। पर उन्हें क्या है? प्रधान शक्ति मतलब सबसे बड़ी शक्ति मान लेता है और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देता है। मतलब किसको मान लेता है सबसे बड़ी शक्ति? लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के जो क्या है स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, तो ये इन्हीं को क्या करते हैं? प्रधान गुण मान लेते हैं और इन्हीं के इशारों पर क्या है सारे काम छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, मतलब सही नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। समझ में आया? अगर भूख लग रही है तो उसे खाना खाना जरूरी है, बीमार है तो उसे दवा भी चाहिए। तो गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो मतलब बुरे रास्तों पर निकल पड़ा है, गलत कार्य करने लगा है, तो उसको सुधारने के लिए उनके उपायों की उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसके जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं उनको आपको होमवर्क नोटबुक में करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।